कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो 9 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे इस डेट के बिटवीन, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें हम 20 बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि द ब्राइट क्लासरूम यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है। वहाँ आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको क्लासेस से रिलेटेड जो टाइमली अपडेट है वो मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द पोर्ट अथॉरिटी रिसीविंग द टग एज द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज virtually flagged off India's first all-electric green tug under the Green Tug Transition Program। हुआ क्या है कि हमें उस पोर्ट अथॉरिटी का नाम बताना है जिसको हाल ही में क्या हुआ है कि ग्रीन टग का जो उन्हें वो मिला है, उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है उसको। तो वो कौन सा पोर्ट है, कौन सी पोर्ट अथॉरिटी है जिसको ये चीज़ का दर्जा मिला है, तो हमें वो नाम बताना उस पोर्ट का। उस पोर्ट अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पे देखते चले। इसका जो आंसर है वो रहेगा दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, डीपीए। और ये कहाँ पे है? ये है कांडला। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। ये गुजरात में है। और इससे रिलेटेड एक ये है कि ये आपको अगर कोई पूछे, इसमें एक चीज़ है ग्रीन टग। कहाँ पे? ये रहा, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये एक्चुअली प्रोग्राम है क्या? ये एक तरह का इनिशिएटिव है किसी का कि ये रिप्लेस करेगा जो डीजल की जो ग्रीन टग्स होती है, ग्रीन बोट होती है, टग बोट्स होती है हमारी, उसको किससे रिप्लेस करेगा? ये जीरो एमिशन रहेगा, नॉन फॉसिल फ्यूल रहेगा, पावर्ड की जो टग्स रहेगी उससे इसको रिप्लेस करेगा। जिससे क्या है कि जो कार्बन एमिशन है जो उसको हमारा 2040 तक ये क्या करना चाह रहे हैं कि 100% उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। और जिसकी 50% जो कैपेसिटी है उसको 2030 तक ये रिमूव करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो इसलिए स्पोर्ट को ग्रीन ये टग के रूप में इसको ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ने और आइडेंटिफाई किया है। और इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के। तो आप ये याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है। और बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डिजिटाइज 100% ऑफ इट्स वाटर रोल्स अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, एज रिपोर्टेड इन दिसंबर 2025। हमें उस स्टेट का नाम बताना है जिसने क्या किया है कि अपने वोटर्स रोल को 100% डिजिटलाइज कर लिया है। और ये किस इनिशिएटिव के तहत हुआ है? ये स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन जो SIR का मुद्दा चल रहा है, काफ़ी ये चर्चा में भी है, इसके जो तहत क्या किया है इन्होंने 100% डिजिटाइज कर लिया अपने वोटर लिस्ट को। तो ये डिजिटाइज हुआ है, इसमें कौन सी स्टेट है? ये आपका जो इसमें आंसर रहेगा वो रहेगा राजस्थान। ए आंसर हमारा रहेगा। इसमें इन्होंने टोटल इनके जो वोटर्स हैं 5.46 करोड़, इसमें इन्होंने क्या किया है? डिजिटल कर लिया, डिजिटाइज कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे क्या पूछा गया है? मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट हेल्ड इन पुरी उड़ीसा इन दिसंबर। नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हमें ABC, और हमसे पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो हम पढ़ते हैं हमारे पहली स्टेटमेंट। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 वाज हेल्ड अंडर द थीम पावरिंग इंडिया एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो ये हमारी रोंग है, क्योंकि इसमें इसकी जो थीम थी वो क्या थी? पावरिंग इंडिया तक तो सही है, ये तो सही है इतना, लेकिन ये आगे का जो है पार्ट है ये रोंग है। इसकी थीम क्या थी फिर? आप नोट कीजिएगा, पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस एंड इनोवेशन। क्या है इसकी? पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस
और साथ में क्या है, इनोवेशन। और बढ़ते हमारे इसके साथ बढ़ते हमारे दूसरी स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन ननियांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। किस लिए, टू पायलट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ट्रिपार्टी एग्रीमेंट हुआ है ये, और इसमें कौन कौन है, ननियांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा है, और साथ में कौन है इसमें नॉलेज पार्टनर कौन है, आईआईटी भुवनेश्वर। तो आईआईटी भुवनेश्वर इनको गाइड करेगा कि जो पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने लगाने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, उसमें इनको गाइडेंस देगा आईआईटी भुवनेश्वर। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी एकदम सही है। अब बढ़ते हमारी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। सी स्टेटमेंट में क्या बोल रही है, द ड्राफ्ट पूरी डिक्लेरेशन रिलीज्ड एट द समिट प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेटेड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडियन स्टेट। ये ड्राफ्ट है जो पूरी डिक्लेरेशन का, इसको रिलीज किया गया इस समिट के दौरान। और ये क्या चीज प्रोवाइड करवाएगा, ये है गाइड करेगा, ये ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएगा कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम इजीली मूव कर पाएं। तो ये ऑल ओवर इंडिया की जो स्टेट्स है उसमें ये चीज़ लागू कर सकते हैं। तो इस स्टेट में ये स्टेटमेंट हमारी एकदम सही है। तो स्टेटमेंट जो हमारी रॉन्ग है वो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन में के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन वेयर द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये क्या है, समंग्या टेक्नोलॉजी फाउंडेशन इस्टेब्लिश टू सर्व एज इंडियाज नेशनल हब फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर। हमें बताना है कि उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है जिसने ये चीज़ क्या की है, इस्टेब्लिश की है, ठीक है, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए। तो उस इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है, इसको हम डायरेक्ट मार्क करते हैं। आईआईटी मद्रास है जो कहाँ है, चेन्नई में, इन्होंने इस्टेब्लिश की है ये। अब बढ़ते हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 रिलीज्ड इन दिसंबर 2025। नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो किससे रिलेट करती है, वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट हाल ही में जो पब्लिश की गई है, जो बताती है कि वर्ल्ड के अंदर पैसों के अकॉर्डिंग, वेल्थ के अकॉर्डिंग कि क्या इनकी कितनी इक्वालिटी है और कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये पब्लिश की गई है हाल ही में। और ये रिपोर्ट पब्लिश किसने की है, आप ये भी याद रखिएगा, जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इन इक्वालिटी, ये किसने पब्लिश की है, ये वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब है जिन्होंने ये क्या की है, प्रोड्यूस की है रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें जो हमसे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। तो पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 द टॉप 10% ऑफ द अर्नर इन इंडिया कैप्चर 58% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ये बता रही है कि इंडिया की जो टॉप 10% जो इंडिया के अर्नर्स हैं, वो टोटल जो इंडिया की जो इनकम है उसका 58% कैप्चर करते हैं। आप यकीन माने कि जो टॉप के जो 10% है, ये सपोज कीजिए कि पूरी ये एक तरह का ये ग्राफ है, इसके जो 10% है वो टोटल जो इंडिया की जो इनकम है, नेशनल इनकम है, उसका 58% है, वो कैप्चर करते हैं। तो इसके साथ आप देखेंगे कि जो काफ़ी हाईली इनक्वालिटी है, काफ़ी पार्शलिटी है कि 10% जो आबादी है वो 58% इनकम अपने पास रख रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट ग्लोबली टॉप 10% अर्न मोर इनकम देन द बॉटम 90% कंबाइंड एंड ओन 75% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। ये रिपोर्ट बोल रही है कि ग्लोबली लेवल पे देखें, अगर ग्लोबली हम देखें तो जो टॉप 10% है, टॉप 10% जो पॉपुलेशन है, ये जो टॉप 10% है ग्लोबली, ये जो ग्लोबली अगर बात करें तो ये कितना परसेंट कैप्चर करती है,
जो बॉटम के जो 19% है 90% है उनकी इनकम का ये ओन करते हैं। और ये कितनी वर्ल्ड की जो टॉप 10% है, ये वर्ल्ड की 75% जो ग्लोबल वेल्थ है उसको कैप्चर करते हैं। और तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है हमारी। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट वीमेन ग्लोबली अर्न 50% ऑफ मेंस अर्निंग पर आवर। ये बता रहे हैं कि जो मेंस की जैसे कोई इनकम है, सपोज कि वो 200 रुपये पर आवर कमा रहा है, तो वीमेंस को 50 रुपीज़ पर आवर के मिल रहे हैं। ये चीज़ बताना चाह रही है रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट, ये इस रिपोर्ट का पॉइंट गलत है, क्योंकि जो वीमेंस है, अगर मैन अगर 100 रुपये कमा रहा है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ जो सही फैक्ट है वो ये है कि अगर मैन अगर 100 रुपये कमा रहा है तो वीमेंस को 32 रुपीज़ की ही अर्निंग हो रही है। तो अगर परसेंटेज में देखें तो 32% बन गया। तो जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग ये है कि वीमेन है जो सिर्फ कितना परसेंट अर्न करती है मैन के मुकाबले 32%। तो यहाँ पे 32 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो हमारा हमें से पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ए, ओनली ए एंड बी, ये हमारी आंसर रहेगा इसमें। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया कि रॉन्ग पार्ट कौन सा है। इसमें 50% दिया गया है, लेकिन ये होना कितना चाहिए 32%। अब बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 3D सब सरफेस मैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर अडानी ग्रुप एयरपोर्ट इन दिसंबर। हमें बताना है कि अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स के लिए सब सरफेस मैपिंग टेक्नोलॉजी को हाल ही में लॉन्च किया गया है, वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है। तो नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से हमें बताना है कि ये किसने किया है, ये कौन है। सी हमारा आंसर रहेगा इसमें, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने अडानी पोर्ट्स के लिए क्या लॉन्च किया है, 3D फर्स्ट, इंडिया के अंदर पहला है ये, ऑलरेडी विदेशों में तो इसको यूज कर रहे हैं। सब सरफेस मैपिंग टेक्नोलॉजी इसको यूज करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी। और अडानी पोर्ट्स के लिए अडानी ग्रुप्स के जो एयरपोर्ट इन्होंने ऑथराइज करे हैं तो उन पे ये यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, who received the inaugural FIFA Peace Prize during the final draw ceremony for 2026 FIFA World Cup held in Washington DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन दिसंबर। हमें बताना है कि फीफा पीस प्राइज किसे मिला है, ये चीज़ बताना है। और जो कहाँ पे हुआ था, इसका जो फाइनल ड्रॉ कहाँ पे हुआ था, सेरेमनी कहाँ हुई थी, ये हुई थी वाशिंगटन डीसी में, और जो कहाँ पे, यूएस के अंदर। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, डोनाल्ड जॉन ट्रंप, जिसको हम डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनको ये प्राइज़ मिला है। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि फीफा के, आपको हेड पता हो कि फीफा के प्रेसिडेंट कौन है। फीफा के प्रेसिडेंट ये कौन है, एंटोनियो, ये है जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फीफा का, ये है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1904 में। अब बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच इंस्टीट्यूशन वाज नॉट ऑनर्ड अंडर द एक्सीलेंट कैटेगरी ड्यूरिंग द ग्रेडिशन अवार्ड एट द अपेक्स काउंसिल मीटिंग अंडर द भारत 6G मिशन हेल्ड इन दिसंबर 2025। हमें बताना, नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको कौन सा अवार्ड नहीं मिला है, एक्सीलेंट कैटेगरी का अवार्ड है, ग्रेडेशन अवार्ड जिसको नहीं मिला है। हमें नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें एटलीस्ट ये पता हो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को मिला है। तो मैं आपको ये, आप नोट कीजिएगा, इसे मैं बता देता हूँ। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है जो, इसको एक ये अवार्ड मिला है, तो जो कहाँ है, चंडीगढ़ में। दूसरा कौन सा है, बंसतली विद्यापीठ है राजस्थान में, इसको भी ये अवार्ड मिला है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की, इनको भी अवार्ड मिला है। और थापर यूनिवर्सिटी पटियाला है पंजाब में, इनको भी अवार्ड मिला है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे को नहीं मिला है। आईआईटी किसे मिला है, ये आईआईटी रुड़की को। तो इस 8th क्वेश्चन का हमारा आंसर ए रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ।
जेन टेक्नोलॉजी secured a 120 crore contract from Ministry of Defense in December to set up India's first combat training node. In which state will this CTN will be established? ये जो कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड है ये कौन इस्टेब्लिश कर रही है? जेन टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश कर रही है। इसके लिए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है एमओयू है किसके साथ साइन हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ये इसका एमओयू साइन हुआ है। हमें बताना है कि किस स्टेट में ये सीटीएन इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे होगा? ये होगा मेहू, मध्य प्रदेश में इस वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नीचे दिए गए 3 स्टेटमेंट हमें नीचे दी गई है जिसमें बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। और ये स्टेटमेंट किस रिगार्डिंग है? अर्थ समिट हुई थी हाल ही में, दिसंबर मंथ में अर्थ समिट हुई है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है ये। और नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इस अर्थ स्टेटमेंट से क्या आप याद रखिए कि ये सबमिट हुई कहाँ है। पहला तो ये आप याद रखिएगा ये गांधीनगर में हुई है, गांधीनगर गुजरात में, गुजरात में सबमिट हुई है। और इसको इनैगुरेट किसने किया था? ये इसमें ऑप्शन में भी अपने स्टेटमेंट में दिया गया। हम पढ़ते हैं पहले कि पहली स्टेटमेंट की हमारी सही है गलत। द सेकेंड एडिशन ऑफ अर्थ समिट 2025 वाज को-ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नबार्ड बोलते हैं, एंड द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इनके कोलेबोरेशन में ये सबमिट हुई है। ये चीज़ ये बताना चाह रहा है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। नबार्ड ने और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ने ऑफ इंडिया ने मिलकर ये सबमिट ऑर्गेनाइज की थी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन पार्टनरशिप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड प्लान टू डेवलप अ रोबस्ट कोऑपरेटिव बैंकिंग फ्रेमवर्क। ये है कि इस इवेंट के दौरान क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है जो उन्होंने पार्टनरशिप की है आरबीआई के साथ। किस लिए? कि एक ऐसा फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जो कि कोऑपरेटिव बैंकिंग को मजबूत करेगा। तो ये चीज़ स्टेटमेंट भी एकदम सही है। इसमें जो याद रखने वाली बात है कि मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और किसके साथ किया है? आरबीआई के साथ। ये आप जरूर याद रखिएगा इस इवेंट के साथ दौरान जो ये एमओयू साइन हुआ है। अब बढ़ते हैं तीसरी स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में यूनियन मिनिस्ट्री अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिनके पास होम मिनिस्ट्री है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के भी मिनिस्टर हैं वो, अनाउंस्ड दैट थर्ड एडिशन ऑफ अर्थ समिट विल बी हेल्ड इन दिल्ली 2026। तो पहली ये जो सेकंड जो ये समिट हुई है, अर्थ समिट हुई है 2025 की, वो तो हुई है गांधीनगर गुजरात में। और जो थर्ड जो हमारी ये अर्थ समिट होगी वो कहाँ पे होगी? दिल्ली में। और कब होगी? 2026 में। अब ये याद रखिएगा तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ABC आर करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। अब बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेम द कंट्री दैट पार्टनर विद इंडिया इन दिसंबर टू लॉन्च 50-50 जॉइंट वेंचर सेमियोफिर लिमिटेड एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल फेरोमीन बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ग्लोबली। हमें बताना है कि उस कंट्री का नाम जिसके साथ इंडिया ने क्या किया है? 50-50 जॉइंट वेंचर का पार्टनरशिप की है। और ये क्या करेंगे? ये सेमियोफिर लिमिटेड की शुरुआत करेंगे। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा, हमें नाम बताना है कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने टाई अप किया है। तो ये आंसर रहेगा ए, इजराइल के साथ हमने हाल ही में ये टाई अप किया है, जो हमने ये एमओयू साइन किया है। अब बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज इट्स फ्लैगशिप रिपोर्ट द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। एज पर दिस रिपोर्ट इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी है जो इंडिया की, इन्होंने फोरकास्ट किया है कि इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में किस ग्रोथ से इंडिया बढ़ेगा। इंडिया की जीडीपी क्या जीडीपी रेट रहेगी इंडिया की। ये कुछ रिवाइज करके इन्होंने स्टेटमेंट दी है, क्योंकि पहले ऑलरेडी इन्होंने स्टेटमेंट दी थी जिसमें इंडिया की जो इन्होंने कुछ और जीडीपी रेट बताई थी कि इंडिया किसी और जीडीपी रेट से बढ़ेगा। तो दोनों हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें जो पहले थी इंडिया की जीडीपी रेट
जो अर्लियर जो इन्होंने दिया था वो दिया था 6.5%, जिसको अब रिवाइज करके क्या कितना कर दिया 7.2%। और इसके साथ साथ इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में जीडीपी रेट तो इंडिया की बताई गई है, जीडीपी रेट तो रिवाइज करके बताया गया कि 6.5% अर्लियर जो इंडिया के लिए इन्होंने फोरकास्ट की थी, जिसको रिवाइज करके 7.2% कर दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है, इंडिया की जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो कितनी बताई है इन्होंने। इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 है फाइनेंशियल ईयर, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट कितना रहेगी 2.6%। और फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 कितनी रहेगी 4.2%। ये इन्होंने बताया है। इसमें काफ़ी मार्जिन रखा गया है। ये बेसिकली जो हमारा 8th पे कमीशन है, और काफ़ी इंडिया को काफ़ी लोन वगैरह हो गए, इस वजह से इंडिया का जो ये जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है इसको रिवाइज किया गया है। इसके साथ साथ एडीबी जो बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे रिलेटेड आप इनके प्रेसिडेंट जिनका क्या नाम है मसातो कांडा, कहाँ से है जापान से है। और इनका हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ इनके जो मेंबर नेशन है, है 69 है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था 1966 में। ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेम द इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट पार्टनर विद लॉकहीड मार्टिन इन दिसंबर to establish a maintenance, repair and overhaul hub in Bengaluru for Indian Air Force C-130J Super Hercules Fleet। बेसिकली क्या है कि इंडिया की एक डिफेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये पीएसयू इंडिया का, जिसने पार्टनरशिप की है किसके साथ, लॉकहीड मार्टिन के साथ। ठीक है, और ये पार्टनरशिप किस पर्पज के लिए हुआ है, ये क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयर करेंगे और उसका ओवरऑल मतलब उसका ध्यान रखेंगे। एक हब सेंटर यहाँ पे हब इस्टेब्लिश करने के लिए है, जो कहाँ होगा, वो होगा हमारे बेंगलुरु में। ठीक है, ये बेंगलुरु में इस्टेब्लिश करने की इनकी परियोजना है। और जो किस लिए होगा, किसके लिए करेंगे ये रिपेयर मेंटेनेंस, किसको करेंगे, इंडियन एयरफोर्स का जो C-130J सुपर हरक्यूलिस फ्लीट है उसके लिए। हमें नाम बताना है, हमें ये बताना है कि जो इंडियन का कौन सा डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसमें इसका नाम बताना है। तुम्हारा आंसर रहेगा बी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये हमारा आंसर रहेगा। ये मिलके लॉकहीड मार्टिन के साथ बेंगलुरु में ये हब इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 7th नेशनल एनवायरमेंट असेंबली हेल्ड इन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर इन नैरोबी केनिया। हमें बताना है कि जो यूएनईए की जो 7th जो मीटिंग हुई थी या ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके रिगार्डिंग नीचे तीन स्टेटमेंट दी गई है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पढ़ते हैं पहली स्टेटमेंट की तरफ। द थीम फॉर यूएनईए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, जिसकी कौन सा एडिशन था इसका 7th, तभी इसके आगे 7 लगाया हुआ है, वॉज एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर आ रेजिलियंट प्लेनेट। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, थीम यही थी इसकी। और इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द UNEA 7 सुप्रिया साहू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु रिसीव द 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड फ्रॉम द UNEP।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से इनको क्या मिला है, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। और किसे मिला है, सुप्रिया साहू, जो कौन है, तमिलनाडु की ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। थर्ड स्टेटमेंट, एट द कंक्लूजन ऑफ UNEA 7 मैथ्यूस मुंदा of Jamaica was elected as the president of 8th UNEA schedule for December 2027। हुआ क्या है कि ये जो दिसंबर अगले साल जो नेक्स्ट ईयर 2 साल में होती है स्टेट, ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है अब 2027 में होगी ये। तो हमें ये बताया गया स्टेटमेंट में कि जो 2027 में दिसंबर 2027 में होगी उसके लिए किसको चुना गया है, मैथ्यू सोमदा, इनको चुना गया है प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो हमारी C स्टेटमेंट है ये भी एकदम सही है, क्योंकि इसमें मैथ्यू सोमदा को 8th जो UNEA की जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए चुना गया है, जो कब होगी, दिसंबर 2027 में। तो इस हिसाब से हमारा जो D है ऑल ABCR राइट करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई भी इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारा आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म आर्टन कैपिटल रिलीज द पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इन दिसंबर इन विच इंडिया वाज रैंक्ड 67th ग्लोबली। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट टॉप द इंडेक्स एज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। हाल ही में किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है पासपोर्ट से रिलेटेड, कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये इंडिया का जो इसमें बताया गया है कि इंडिया का रैंक क्या है, 67th। 5th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है आर्टन कैपिटल, इन्होंने क्या हाल ही में क्या रिलीज किया है, इन्होंने पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है कि किस कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, किसका कमजोर है। तो इनमें से इंडिया का क्या रैंक दिया गया है, 67th रैंक पे इंडिया स्टैंड करता है ग्लोबली। हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया कि टॉप पे कौन सी कंट्री है। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा C, USA का जो पासपोर्ट है फर्स्ट रैंक पे है। और इसके साथ साथ सेकंड पे भी आपको मैं बताता चलूँ, सिंगापुर और स्पेन, ये टॉप पे है, दोनों 2 नंबर पे स्टैंड करते हैं। और तो पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो बॉटम पे लाई करता है वो करता है अफगानिस्तान है जो बॉटम पे लाई करता है। इसका मतलब है, इसका यह है कि पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इनका पासपोर्ट है सबसे क्या है, कमजोर है। इसमें एक्सेस है, जो अगर किसी के पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट है वो बाकी कंट्रीज में क्या नहीं कर पा रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सेस में दिक्कत हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो आप याद रखिएगा कि बॉटम पे हमारा आंसर रहेगा अफगानिस्तान, टॉप पे रहेगा USA। तो इसका आंसर हमारा रहेगा C। तो आज के सेशन में ये हमारे क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल द ब्राइट क्लासरूम को जरूर फॉलो कीजिएगा। आज के सेशन के लिए धन्यवाद, थैंक यू।